कच्चा चिट्ठा में आज बात हम करेंगे एक नए युद्ध की, जिसकी शुरुआत पुतिन बहुत जल्द कर सकते हैं। आर्मेनिया पर अजरबैजान ने एक बार फिर हमला कर दिया। तोप से कई गोले फायर किए गए, दागे गए और ड्रोन हमले भी किए गए। ये भी खबरें सामने आ रही हैं। पुतिन का रोल इस युद्ध में भी बहुत खास साबित हो सकता है। दरअसल यूक्रेन महायुद्ध के बाद वर्ल्ड वॉर की चेन रिएक्शन बनती हुई नजर आ रही है, जो पूरी दुनिया के लिए बहुत ज्यादा डराने वाली बात है। अगर रूस और यूक्रेन के युद्ध को रोका नहीं गया तो किसी भी वक्त तीसरा वर्ल्ड वॉर छिड़ सकता है। दुनिया के कम से कम ऐसे 20 मुल्क हैं जो युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। तनाव बरकरार है और एशिया में यूक्रेन के अलावा भी एक और बहुत भयंकर खून खराबा और त्रासदी का दौर शुरू हो चुका है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बॉर्डर पर बहुत ज्यादा तनाव है। अगर यूक्रेन और रूस का युद्ध नहीं छिड़ता तो अजरबैजान आर्मेनिया पर हमला करने की हिम्मत नहीं दिखाता। लेकिन अब दुनिया में हालात इस तरह से बदल रहे हैं, एक दो नहीं, कम से कम 20 मोर्चों पर युद्ध कभी भी छिड़ सकते हैं। यूक्रेन और रूस में युद्ध पहले से चल रहा है। और इजराइल और ईरान का युद्ध कभी भी छिड़ सकता है। ईरान अपने साथ कई और मुस्लिम मुल्कों को इजराइल के खिलाफ कर खड़ा कर सकता है। लीबिया में भी इजराइल के खिलाफ गुस्से को लेकर विरोध प्रदर्शन और बवाल हो रहा है। अफ्रीका के देश नाइजर में फ्रांस के खिलाफ बगावत भड़की हुई है। भविष्य में पोलैंड और बेलारूस के युद्ध से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। रूस और फिनलैंड के बीच भी बॉर्डर पर तनाव बरकरार है। चीन और जापान के बीच भी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच गोलाबारी जारी है। चीन और ताइवान में भी तनातनी लगातार जारी है। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच युद्ध के मोर्चे सज रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग लगातार उकसाने वाली कार्रवाई करते हुए खतरनाक परमाणु मिसाइलों का परीक्षण कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त हम अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच चल रहे एक आंशिक युद्ध की बात कर रहे हैं। इन दोनों देशों के बीच में अचानक फिर गोलाबारी शुरू हो चुकी है और इस तनाव और गोलाबारी का सीधा सीधा कनेक्शन रूस से है। ये कनेक्शन क्या है आपको हम पूरे विस्तार से बताने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि आखिर आर्मेनिया और अजरबैजान के बॉर्डर पर क्या हालात बने हुए हैं। आर्मेनिया के रक्षा मंत्रालय ने अजरबैजान पर आरोप लगाया है कि अजरबैजान की सेना ने आर्मेनिया के सैनिकों पर गोलीबारी की है। अजरबैजान ने ये आरोप भी लगाया कि आर्मेनिया उसके इलाकों में ड्रोन हमले करने की तैयारी कर रहा है। अजरबैजान ने आर्मेनिया ड्रोन कंट्रोल स्टेशन पर हमले का वीडियो भी शेयर किया था और ये हमला अजरबैजान ने तुर्की से खरीदे गए TB2 ड्रोन के जरिए किया था। आर्मेनिया ने कहा है कि अजरबैजान के हमले में उसके 4 सैनिक मारे गए हैं, जबकि अजरबैजान ने आरोप लगाया है कि आर्मेनिया के हमले में उसका एक सैनिक घायल हुआ है। लेकिन दुनिया के लिए इससे भी ज्यादा मुश्किल और चिंता पैदा करने वाला बयान आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पशिनियन का है, जिन्होंने पुतिन के खिलाफ बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है। पशिनियन ने ला रिपब्लिका को बताया है कि आर्मेनिया की सुरक्षा वास्तुकला 99.999% रूस से जुड़ी हुई थी, जिसमें हथियारों और गोला बारूद की खरीद भी शामिल थी। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि रूस स्वयं यूक्रेन में युद्ध के लिए हथियारों और गोला बारूद की आवश्यकता से जूझ रहा है और इस स्थिति में ये समझ में आता है कि अगर रूस चाहे भी तो आर्मेनिया की सुरक्षा जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता है। इसका मतलब साफ है कि सुरक्षा मामलों में सिर्फ एक भागीदार पर निर्भरता एक बड़ी रणनीतिक गलती साबित हुई है।
अब जरा समझिए वर्ल्ड वॉर की ये चेन रिएक्शन क्या है। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है और रूस अभी आर्मेनिया को हथियार नहीं दे पा रहा है, जिसकी वजह से आर्मेनिया के दुश्मन अजरबैजान को मौका मिल गया है और इसलिए उसने आर्मेनिया पर हमला करके उसे युद्ध के लिए उकसाया है। यानी नोट करने वाली बात यह है कि वर्ल्ड वॉर का चेन रिएक्शन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और एक के बाद एक दुनिया के कई मोर्चों पर तनाव बढ़ने लगा है, क्योंकि पुतिन ने बाइडेन के साथ दुनिया में जो पावर बैलेंस बना रखा था वो अब टूटने लगा है। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने भी एक बड़ी रणनीतिक चूक कर दी है। जब उनका देश अजरबैजान के हमले को झेल रहा है तो ऐसे वक्त में उसे अपने सहयोगी देश रूस को खरी खोटी नहीं सुनानी चाहिए थी, क्योंकि इसकी वजह से अगर पुतिन नाराज हो गए तो आर्मेनिया पूरी तरह से अकेला पड़ जाएगा और फिर अजरबैजान तुर्की के साथ मिलकर आर्मेनिया के दांत खट्टे करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद आर्मेनिया ने रूस के साथ अपनी सुरक्षा के लिए समझौता किया था। हालांकि आर्मेनिया को इसका फायदा नहीं हुआ, बल्कि उसे अजरबैजान के हाथों युद्ध में अपने देश के सैकड़ों किलोमीटर की जमीन हारनी पड़ी है। अजरबैजान को एक बार फिर मौका मिल गया है और युद्ध में अकेला पड़ा है। ऐसे में किसी भी वक्त अजरबैजान अपनी सैकड़ों तोपों का मुंह आर्मेनिया की तरफ मोड़कर जंग में अपने सारे अरमान पूरे कर सकता है। आर्मेनिया और अजरबैजान का झगड़ा करीब 100 साल पुराना है और इस जंग में तुर्की की कूदने की वजह भी समझ में आती है, क्योंकि अजरबैजान के नागोर्नो काराबाख इलाके पर करीब 500 साल पहले तुर्की का कब्जा हुआ करता था। दरअसल नागोर्नो काराबाख का इतिहास करीब 2600 साल पुराना है। ये इलाका करीब 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिस पर ईरान, आर्मेनिया, रोम और अरब साम्राज्य का कब्जा रहा है। 1200 साल पहले नागोर्नो काराबाख ने खुद को अर्तसाख के नाम से आजाद देश घोषित कर दिया था। अर्तसाख के लोग खुद को आर्मेनिया साम्राज्य का हिस्सा मानते थे। बाद में उन पर मंगोलों ने कब्जा कर लिया। फिर तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य ने उसे अपना हिस्सा बना लिया। 1918 में ये इलाका पहले ब्रिटिश साम्राज्य के कब्जे में आया। इसके बाद अजरबैजान के पास चला गया। आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई वहीं से शुरू हुई। सोवियत क्रांति के बाद आर्मेनिया और अजरबैजान सोवियत संघ का हिस्सा बने। झगड़ा शांत करने के लिए सोवियत संघ ने नागोर्नो काराबाख को स्वायत्त क्षेत्र घोषित किया। आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग में दुनिया के कई देश उलझ सकते हैं। इस जंग में तुर्की और पाकिस्तान पिछली बार की तरह अजरबैजान के साथ खड़े नजर आएंगे। 2020 में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच हुई जंग में जिस तरह तुर्की ने खुलेआम अजरबैजान का समर्थन किया था और उसे हथियार सप्लाई किए थे, उससे साफ लगता है कि दुनिया के सामने एक और बड़ी जंग का खतरा खड़ा है। दरअसल आर्मेनिया एक क्रिश्चियन यानी ईसाई मुल्क है और अजरबैजान एक मुस्लिम देश है। यानी यहाँ मामला सिर्फ एक जमीन के टुकड़े का नहीं है, ये ईसाई और मुस्लिम देशों को भी एक दूसरे के खिलाफ ध्रुवीकृत कर सकता है। आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग की वजह से दुनिया दो धड़ों में भी बंट सकती है और एक छोटी सी जंग तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकती है। यूक्रेन की राजधानी कीव में इस वक्त ज़ेलेंस्की बैठक कर रहे हैं और इस बैठक में उनके नए रक्षा मंत्री रुस्तम के साथ साथ सेना के कई टॉप कमांडर्स भी हिस्सा ले रहे हैं। काउंटर अटैक के लगातार फेल होने और रूस के ताजा हमलों के बाद ज़ेलेंस्की बहुत ज्यादा तनाव में है। अब पुतिन ने ऐसा हमला किया है जिसके बारे में कहा दरअसल जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन को भूखा मारने का अब कठोर फैसला यहां कर ही लिया है। अनाज की बोरियों में लगी ये आग बहुत भयावह है।
यूक्रेन से विदेशों में जा रहे अनाज रूस के ड्रोन हमले में धू-धू कर जल गए। Ракетный удар сформирован, прошу утвердить. जबरदस्त अटैक हुआ रूस की ओर से। ज़ेलेंस्की के लिए पुतिन का मैसेज बिल्कुल डायरेक्ट है। यूक्रेन से अनाज बाहर नहीं जाने देंगे, जहां जहां जाओगे वहां वहां मारेंगे। जिस पोर्ट पर रूस ने हमला कर भारी मात्रा में अनाजों में आग लगा दी वो रिवर पोर्ट है। यूक्रेन ऐसा देश है जहां नदी पर कई पोर्ट्स हैं। डेन्यूब रिवर का इजमेल पोर्ट ओडेसा के बिल्कुल दक्षिणी हिस्से में है। डेन्यूब नदी इस वक्त यूक्रेन से अनाज सप्लाई का मुख्य रूट बन गई है। जुलाई में रूस ने अनाज की डील तोड़ दी। उसके बाद रूस ने यूक्रेन के सारे बंदरगाहों को या तो निशाना बनाया है या निशाना बनाने की तैयारी में है। रूस यूक्रेन को आर्थिक रूप से पंगु कर देना चाहता है। यूक्रेन के अनाज खाने वाले अफ्रीकी देश के नेता आपको याद हो तो रूस भी गए थे और यूक्रेन भी गए थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। यहाँ अनाज की बोरियां स्वाहा हो रही हैं और वहाँ अफ्रीका में कोई भूखा सो रहा है। ज़ेलेंस्की के पास अब कुछ नहीं बचा, फिर भी जिद के मद में यूक्रेन के जल जाने की मुकम्मल कहानी लिखने के लिए देश को जलाने में मदद कर रहे हैं। यूक्रेन की वायुसेना ने टेलीग्राम पोस्ट में कहा कि रूस के बलों ने रविवार भोर में डेन्यूब नदी क्षेत्र में जोरदार हमले किए। रूस ने हमले में ईरान निर्मित 25 शाहिद ड्रोनों का इस्तेमाल किया। इनमें 22 को वायु रक्षा प्रणाली ने मार गिराया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्रियो यर्माक ने इसे दुनिया में भूख और अनाज संकट पैदा करने वाला कदम करार दिया है। जिस काउंटर अटैक यानी ज़ेलेंस्की की जवाबी कार्रवाई की करतल ध्वनि से नेटो ने गुणगान किया वो औंधे मुंह गिरा हुआ है। यूक्रेन का काउंटर अटैक मोर्चा दर मोर्चा फेल हो रहा है। उल्टे रूस के यूक्रेन पर हमलों ने नया जलजला पैदा कर दिया है। इसकी डिटेल पहले यहाँ समझ लेते हैं कि ज़ेलेंस्की के ये दिन आ गए हैं कि उन्हें अपने रक्षा मंत्री तक पर भरोसा नहीं रहा। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के रक्षा मंत्री को उसके पद से हटा दिया है, लेकिन पुराने रक्षा मंत्री की जगह जिसने पदभार संभाला है उस रुस्तम की डिटेल आगे दिखाएंगे। अभी यूक्रेन के रक्षा मंत्री की विदाई का ABCD समझ लीजिए। ज़ेलेंस्की ने अपने रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेज़निकोव को हटा दिया है। ओलेक्सी रेज़निकोव जंग शुरू होने के 3 महीने पहले नवंबर 2021 में ही यूक्रेन के रक्षा मंत्री बने थे। ज़ेलेंस्की ने इसकी घोषणा टेलीग्राम अकाउंट पर की थी। युद्ध के हर बीतते दिन के साथ ज़ेलेंस्की की सत्ता सिकुड़ती जा रही है। नेटो के तमाम हथियार समर्थन के बावजूद जंग में यूक्रेन की हालत पतली दिख रही है। एक नहीं, इसके कई उदाहरण सामने आ रहे हैं। इजमेल पोर्ट पर ब्लास्ट की तस्वीरें भी आपने देखी। अब आप रूस के यूक्रेन पर किए सबसे ताजा हमले की तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें बताती हैं कि अमेरिका वाली पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम भी रूस को नहीं रोक पा रहा है। ज़ेलेंस्की अपने ड्रोनों से रूस में क्रेमलिन टू क्राइमिया हमले तो कर रहे हैं, लेकिन पुतिन के हमलों को रोक पाने की यूक्रेन में कभी भी नहीं आई। यूक्रेन के इसी सच पर पर्दा रखने के लिए ज़ेलेंस्की ने रक्षा मंत्री को बदल दिया, वरना युद्ध काल में अनुभवी सैनिक की बलि भला कौन चढ़ाता है। ओलेक्सी रेज़निकोव यूक्रेन के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और सोवियत यूनियन के दौरान 1984 से 1986 तक सार्जेंट के पद पर सेना में सेवा दे चुके हैं। रेज़निकोव 2014 से राजनीति में हैं और उन्होंने कीव के डिप्टी मेयर के तौर पर अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था। कभी ज़ेलेंस्की के करीबी माने जाने वाले रेज़निकोव को 2019 के बाद से ही लगातार तरक्की कर रहे थे, लेकिन सेना में फैले भ्रष्टाचार की आग ने रेज़निकोव के दामन पर भी दाग लगा दिए।
यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पुराने रक्षा मंत्री की बर्खास्तगी और नए नियुक्त रक्षा मंत्री को लेकर क्या कहा, सुनिए। रेजनिकोव ने जंग के 550 दिनों तक मंत्रालय को संभाला है। अब मिनिस्ट्री को नई अप्रोच की जरूरत है। रेजनिकोव के नेतृत्व में यूक्रेन को रूस का सामना करने के लिए पश्चिमी देशों से खूब मदद मिली। उनकी जगह अब तातार मूल के पूर्व सांसद रुस्तम उमेरोव लेंगे। यूक्रेन में रक्षा मंत्री बदले जाने का जेलेंस्की का फैसला एक दिन में किया गया फैसला नहीं है। जेलेंस्की ने इसकी तैयारी बहुत पहले से कर रखी थी। कहा जा रहा है कि डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर हन्ना मलियार के बयानों को तरजीह देकर जेलेंस्की ने संकेत दे दिया है कि यूक्रेन के रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी संभालने की असली हकदार उनकी नजर में कौन है। हन्ना मलियार का सबसे ताजा बयान सुनिए। Минулого тижня Збройні сили України знищили більше 3 тисяч, майже 4 тисячі ворожих бійців. Це і вбиті, і поранені, і взяті в полон. Також знищено майже 500 одиниць озброєння та військової техніки росіян, і серед них це і танки. हन्ना मलियार यूक्रेन की सियासत की उभरती सितारा है। हन्ना की आवाज और उनके तेवर को पूरे यूक्रेन में पसंद किया जाता है। हन्ना ने जब से यूक्रेन के उप रक्षा मंत्री का पद संभाला है, चर्चा में रही है। लेकिन जेलेंस्की के दरबार में हन्ना को अभी भी कई चुनौतियों से गुजरना पड़ेगा। अभी तो रेजनिकोव को रक्षा मंत्री पद से हटाकर जेलेंस्की ने रुस्तम उमेरोव को नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। 41 साल के उमेरोव यूक्रेन में विपक्षी पार्टी होलोस के नेता हैं। रूस के साथ युद्ध बंदियों, आम लोगों और बच्चों की अदला बदली करवाने में शामिल रह चुके हैं। रूस के कब्जे वाले यूक्रेन के इलाकों से लोगों को निकलवाने में भी अहम भूमिका निभाई। रुस्तम उमेरोव को नया रक्षा मंत्री बनाने के पीछे असली मकसद जेलेंस्की की चाहत, रुस्तम भी हो सकते हैं, और नेटो की चाहत भी कि पुराने रक्षा मंत्री को पद से हटाया जाए। जेलेंस्की नेटो की इच्छा जाने बिना रक्षा मंत्री तो दूर अपनी रक्षा में खड़े सिपाहियों तक के तबादले नहीं कर सकते, क्योंकि जेलेंस्की की सुरक्षा में सिर्फ यूक्रेन की फोर्स नहीं, अमेरिकी इंटेलिजेंस सर्विस के लोग भी लगे रहते हैं। लेकिन अभी तो चर्चा उस असली कारण की जिसे यूक्रेन में लोगों को इशारे में बताया गया है। ये मामला यूक्रेन में रक्षा मंत्रालय के भ्रष्टाचार का है। डिटेल समझिए। जेलेंस्की की आर्मी में भ्रष्टाचार। पहला उदाहरण, 24 जनवरी को यूक्रेन के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर याचेस्लाव शापोवालोव को भ्रष्टाचार से जुड़े एक स्कैंडल में फंसने के बाद इस्तीफा देना पड़ा था। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इसी स्कैंडल के चलते ओलेक्सी रेजनिकोव पर आरोप लगने लगे थे। हालांकि ओलेक्सी पर सीधे तौर पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। माना जा रहा है कि जंग के बीच रक्षा मंत्रालय में हुए स्कैंडल से दुनिया भर में यूक्रेन की छवि बिगड़ी है। दूसरा उदाहरण, अगस्त में एक स्कैंडल का खुलासा हुआ। इसमें दावा किया गया कि यूक्रेन के सैनिकों को मिलने वाली मिलिट्री जैकेटों को 3 गुना ज्यादा दाम पर खरीदा गया। वहीं सर्दियों की जैकेटों के बजाय सैनिकों के लिए हल्की गर्मी की जैकेटें खरीदी गईं। जैकेट सप्लाई करने वाले सप्लायर के दस्तावेजों में इनका दाम $29 प्रति जैकेट है, जबकि डिफेंस मिनिस्ट्री ने इन्हें $86 प्रति जैकेट की दर से खरीदा दिखाया गया है। युद्ध के दिनों में यूक्रेन के पास जो कुछ है, जो रूस से लड़ सकता है, वो सेना ही है। देश की अर्थव्यवस्था में जो भी खर्च निकालना है, वो सेना के लिए निकालना है। हथियार खरीदने से लेकर सेना की वर्दी खरीदने तक युद्ध काल में ये बहुत चुनौतीपूर्ण काम होता है। सेना के लिए जो खर्च हो उसमें कमीशन खोरी या भ्रष्टाचार ना हो। लेकिन जेलेंस्की की सेना इस आरोप से खुद को बचा नहीं पाई। तीसरा उदाहरण, यूक्रेन के एक अखबार में 21 जनवरी को छपी रिपोर्ट में बताया गया था कि डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर के निर्देश पर मंत्रालय ने खाने के सामान का कॉन्ट्रैक्ट 3 गुना ज्यादा महंगे दाम पर साइन किया था। द कीव इंडिपेंडेंट के मुताबिक एक अंडा जो कीव की दुकानों में 15 रुपए में मिलता है,
उसे 37 रुपए के भाव से खरीदा गया था। अमेरिका और नेटो देशों से मिल रहे अरबों डॉलर की सहायता के बीच यूक्रेन में हो रहे खुलेआम भ्रष्टाचार की चर्चा जोरों पर है। भ्रष्टाचार के आरोप में डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। ज़ेलेंस्की ने रक्षा सामानों की खरीद के मामले में हेराफेरी को लेकर रक्षा मंत्रालय के कई सीनियर लेवल के अधिकारियों को बर्खास्त भी किया है। ज़ेलेंस्की के हाथ से युद्ध का मोर्चा और घरेलू मैदान का मोर्चा दोनों निकलते जा रहे हैं। F-16 और नेटो की ताकतों पर गुमान कर ज़ेलेंस्की युद्ध के फैसले की आखिरी तारीख और बहुत दिनों तक नहीं बढ़ा सकते। इस सूरत में क्या रूस यूक्रेन महायुद्ध का फैसला बस आने ही वाला है? यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के लिए खतरा बहुत बड़ा है, खतरा बेहद ही खौफनाक भी है। लेकिन पुतिन ने अब अपना सबसे खतरनाक हथियार बचाने के लिए एक ऐसा आइडिया अपनाया जिसकी चर्चा पूरे यूरोप में है। और बाइडेन भी हैरान है कि पुतिन आखिर ऐसा फैसला कैसे कर सकते हैं। अगले एक हफ्ते में अगर पुतिन का ये आइडिया फेल हो गया तो ज़ेलेंस्की बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। इस तस्वीर ने दुनिया को चौंका दिया है। जो जहाज एक हमले में यूरोप को तबाह कर सकता है, उसको बचाने के लिए पुतिन को कुछ ऐसा करना पड़ा है कि बाइडेन भी हंस रहे हैं, ऋषि सुनक भी खुश हैं, मैक्रों भी ठहाके लगा रहे हैं। ज़ेलेंस्की का मूड तो पार्टी देने का है, क्योंकि वो पुतिन की टेंशन से बहुत बहुत खुश हैं। आखिर Tu-95 बम वर्षक विमान जो परमाणु बम गिराने के लिए तैयार किया गया, उसकी इस तस्वीर को लेकर नेटो का कुनबा क्यों खुश है, ये बड़ा सवाल है। अब आप इस सैटेलाइट से ली गई तस्वीर को गौर से देखिए। इस फोटो में आप Tu-95 बम वर्षक विमान के विंग्स पर रबर के टायर रखे हुए देख सकते हैं। ये वाकई बहुत अजीबो-गरीब तस्वीर है। सवाल है कि आखिर Tu-95 बम वर्षक विमान के विंग्स पर टायर क्यों रखे गए हैं, इसका मकसद क्या है? तो जवाब है ये ड्रोन, जो ज़ेलेंस्की के छापामार युद्ध का बड़ा हिस्सा है। इसी ड्रोन से रूस में कई हमले किए गए हैं और अब खास तौर से इस UJ-77 ड्रोन को यूक्रेन में एयरफोर्स किलर के नाम से लोग जानने लगे हैं। ड्रोन जब अटैक करता है तो खुद को तबाह करके दुश्मन के अड्डे को बर्बाद कर देता है। ऐसा रूस को ईरान से मिला शाहिद ड्रोन भी कर रहा है, रूस का लैंसेट ड्रोन भी कर रहा है और अब ज़ेलेंस्की का UJ-77 भी रूस का जानी दुश्मन बन चुका है। UJ-77 ड्रोन क्या है, इसकी तह तक जाने से पहले एक बार फिर देखिए वो सैटेलाइट तस्वीरें जिसने नेटो के खेमे में पार्टी शुरू कर दी है, जबकि पुतिन के कैंप में हड़कंप मचा दिया है। इन तस्वीरों में ऐसा रहस्य है जिसके बारे में यूक्रेन से लेकर अमेरिका सब जानना चाहते हैं कि पुतिन को ये आइडिया क्यों और कैसे आया। रूस की सेना को लगता है कि अब विमान के विंग्स पर टायर रख दिए जाएं तो ड्रोन के खिलाफ ये ढाल का काम करेंगे और विमान बच जाएगा। ये रूस का सारातोव इलाके में एंजल्स 2 एयर बेस है। ये एक परमाणु अड्डा है। यहाँ दिसंबर 2022 में यूक्रेन ने ड्रोन से 2 हमले किए थे और रूस की बॉम्बर फ्लीट को नुकसान पहुंचाने का दावा किया था। सारातोव में एंजल्स एयर बेस पर पुतिन के बहुत ही खतरनाक Tu-95 परमाणु बॉम्बर तैनात है। इस जगह से यूक्रेन क्या पूरा यूरोप डरता है। अमेरिका भी इस एयर बेस पर अपनी सैटेलाइट से 2400 घंटे नजर रखता है। ये रूस का बहुत ही सीक्रेट एयर बेस है। देखिए
यहाँ जब गतिविधियां होती हैं तो क्या होता है, सब समझ जाते हैं कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ऑर्डर आया है। पूरा एयरबेस एक्टिव हो जाता है। मिशन के लिए फौरन रूस का एक खतरनाक न्यूक्लियर बम वर्षक Tu-95 तैयार किया जाता है। ये पुतिन का बहुत ही पावरफुल शो कहा जाएगा, जो दुनिया में बहुत से देशों की धड़कन बढ़ा देता है। आप कह सकते हैं कि पुतिन का परमाणु हमले का लॉन्चिंग पैड एक्टिव हो गया है। सवाल उठता है कि क्या पुतिन का मिसाइल वाला बड़ा ऑर्डर आ चुका है? ऐसी बातें इसलिए क्योंकि ये तस्वीरें खुद साबित करती हैं कि हालात बहुत गंभीर हैं। पुतिन न सिर्फ यूरोप बल्कि पूरे एशिया पैसिफिक क्षेत्र में भी अपने इस परमाणु बम वर्षक को उड़ाकर अमेरिका को लगातार डराते रहते हैं। लेकिन यहां तक पहुंचकर ज़ेलेंस्की ने बता दिया था कि अब रूस के एटम बम भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि यहां दिसंबर में एक बड़ा धमाका हुआ था जो एक सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ और उसकी धमक पूरी दुनिया में महसूस की गई। एक बार फिर देखिए धमाका कितना बड़ा था, कितना नुकसान पुतिन को हुआ होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इन हमलों ने यूक्रेन के युद्ध को बहुत खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा किया। आपको इस मैप को ध्यान से देखना होगा। यहाँ यूक्रेन भी है, रूस भी है। दिसंबर 2022 में यूक्रेन के टारगेट बने रूस के 2 मिलिट्री बेस, एक है रयाजान में जो यूक्रेन की राजधानी कीव से 800 किलोमीटर दूर है, और दूसरा है सारातोव जो कीव से 1100 किलोमीटर की दूरी पर है। दोनों ही एयरबेस पर हमला हुआ। दावा किया गया रूस की Tu-90 फ्लीट को बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। सारातोव के इस एयरबेस से पुतिन Tu-160M ब्लैक जैक बॉम्बर भी ऑपरेट करते हैं, और Tu-95 जैसा बड़ा बम वर्षक तो वो है ही। ये पुतिन के लिए बहुत ही कीमती हथियार है। देखा जाए तो यूक्रेन में चल रहे युद्ध में जब मिसाइलों और रॉकेट की बरसात ने ज़ेलेंस्की को दहशत से भर दिया है, तब रूस में ऐसे हमले हो रहे हैं जिसने पुतिन की नींद भी उड़ा दी है, क्योंकि पुतिन को अपने परमाणु बम वर्षक के लिए नए एयरबेस का इंतजाम करना पड़ा। अब यही हालात रूस के कई एयरबेस पर दिखने लगे हैं। अब विमान के विंग्स पर गाड़ियों के टायर रखकर रूस की सेना धमाके से असर को कम करना चाहती है। अगर यूक्रेन की तरफ से ड्रोन अटैक हुआ तो नुकसान कम से कम हो। फिलहाल Tu-95 को क्रूज मिसाइल से किए जा रहे हमलों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पुतिन इस वक्त अपने बड़े बड़े बम वर्षक विमानों से यूक्रेन पर हमला कर रहे हैं, और इनमें Tu-22 भी शामिल है, और Tu-95 ऐसे विमान कई टन बम लेकर चलते हैं और फिर यूक्रेन पर ऐसे बरसते हैं कि जमीन पर कुछ नहीं बचता। पुतिन ने हाल ही में कीव पर किए गए हमलों में 11 Tu-95 बम वर्षक विमानों को इस्तेमाल किया, और इन विमानों से 28 Kh-55 मिसाइल फायर की गई। ये विमान कैस्पियन सागर की तरफ से आसमान में थे, और वहीं से ये मिसाइलें दागी गईं, जिनकी रेंज 2500 किलोमीटर तक है। जबकि कीव पर 16 शाहिद 136 ड्रोन से भी हमला किया गया, और ये अटैक अलग अलग दिशाओं से हुआ। पुतिन की जवाबी कार्रवाई का दर्जा रूस पर हुए हमले का लेवल तय करता है, और इस लिहाज से सितंबर का महीना तो ज़ेलेंस्की के लिए बहुत खूनी रहने वाला है, क्योंकि अगस्त में ही ज़ेलेंस्की ने पुतिन को नुकसान पहुंचाने वाले 2 बड़े मिशन अंजाम दिए हैं। 29 अगस्त रात 11 बजे जब इस आग ने रूस में दहशत फैला दी, सायरन बजने लगे। ये रूस का पेस्कोव इलाका है, और यहाँ हुए धमाकों के बाद एयरबेस धू-धू कर जलने लगा। इन तस्वीरों की वजह से रूस में जितनी दहशत फैली, उतना शायद पुतिन गुस्से में आ गए। वो बहुत बेचैन हो गए, क्योंकि इस हमले में 20 ड्रोन से हमला किया गया, और इस अटैक में रूस के 1-2 नहीं 4 बड़े मालवाहक विमान Il-76 तबाह हो गए। ये वो विमान हैं जिनसे यूक्रेन के मोर्चे पर रसद पहुंचाई जाती थी, और सैनिकों को पैरा ड्रॉप भी किया जाता था। इससे पहले 19 अगस्त को रूस के सेल्स्की एयरबेस पर बहुत बड़ा हमला हुआ था, और तब रूस के स्ट्रेटेजिक बम वर्षक विमान Tu-22M3 को ड्रोन अटैक में तबाह कर दिया गया था। तब इस तस्वीर ने पुतिन को बहुत बेचैन रखा।
24 घंटे के अंदर पुतिन की तरफ से जवाबी कार्रवाई का इंतजार होता रहा। इस तस्वीर ने रूस की इज्जत को जैसे मिट्टी में मिला दिया। इस तस्वीर को देखकर पुतिन बार बार पूछते रहे कि इसका जिम्मेदार कौन है और उसे क्या सजा दी जाए। इस तस्वीर को रूस ने दुनिया से छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इतने एंगल से यह तस्वीर वायरल की गई कि रूस की बहुत फजीहत हुई।